बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है या डिस्क्रीट मैथ है, उसका चैप्टर नंबर 10 है और एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम इसका टॉपिक का नाम है। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो ए नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजर्स आर सर्वेड टू फाइंड आउट इफ दे हैव अ प्रिंटर मॉडेम और स्कैनर, ड्रा सेपरेट वेन डायग्राम एंड शेड द एरियाज विच रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलें जी पहले में देखते हैं। वो कहता है मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर। ठीक है, दूसरे में कहता है स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडेम। तीसरे में कहता है स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडेम, नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर। ठीक है, चलें जी सोल्यूशन। लेट P represents the printer, M represents modem and S represents the scanner. सोल्यूशन जी पहले का मॉडेम एंड प्रिंटर बट नो स्कैनर इज शेडेड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं उसके पास, मॉडेम में एंड प्रिंटर है पर नो स्कैनर। ठीक है ना, तो इसलिए उसने वो जो मॉडेम और प्रिंटर का जो कॉमन एरिया है वही शेड किया है, लेकिन इसके अंदर का कोई हिस्सा शेड नहीं किया। ठीक है, दूसरे में क्या कहता है स्कैनर बट नो प्रिंटर एंड नो मॉडेम। चलें, अब उसके पास सिर्फ स्कैनर है, प्रिंटर और मॉडेम नहीं है, तो इसलिए उसने सिर्फ जो स्कैनर का एरिया है उसे ही शेड किया हुआ है और बाकी जो है वो खाली छोड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरे में क्या कहता है जी स्कैनर और प्रिंटर बट नो मॉडेम इज एडेड। ठीक है, अब उसके पास क्या चीजें हैं जी, स्कैनर हो सकता है या प्रिंटर हो सकता है, लेकिन मॉडेम नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उसने वो स्कैनर और प्रिंटर वाली चीजें जो थी उनको स्कैन किया हुआ है और मॉडेम का जो एरिया है वो नहीं शेड किया हुआ, मॉडेम का एरिया शेड नहीं किया हुआ। ठीक है, चौथे में क्या था, नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर इज शेडेड। ठीक है, जब चौथा था हमारे पास जी नो मॉडेम एंड नो प्रिंटर, वो दोनों नहीं थे, तो स्कैनर था उसको उसने शेड किया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज अब आगे आ जाते हैं। ऑफ 21 टाइप्स इन एन ऑफिस 5 यूज ऑल म्यूचुअल टाइपराइटर्स एम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को ई से शो कर रहा है एंड वर्ड प्रोसेसर डब्ल्यू से शो कर रहा है। 9 यूज ई एंड डब्ल्यू, 9 जो है वो ई इलेक्ट्रॉनिक और वर्ड जो प्रोसेसर है उनको यूज़ कर रहे हैं, 7 जो है वो म्यूचुअल टाइपराइटर यूज़ करते हैं और साथ में वो वर्ड प्रोसेसर भी यूज़ करते हैं। 6 जो हैं वो सिर्फ जो म्यूचुअल टाइपराइटर यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक यूज़ करेंगे, बट नो वन यूज़ जो है क्या उसे कहते हैं म्यूचुअल ओनली, कोई भी जो है वो म्यूचुअल को नहीं यूज़ कर रहा। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन वेन डायग्राम। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। यार वो ऑफिस ही है? हाँ जी, मैं ऑफिस में हूँ। चल आ रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ वेन डायग्राम। ठीक है, टू इफ द सेम नंबर ऑफ टाइप्स यूज इलेक्ट्रॉनिक एज यूज, तो कहता है वर्ड प्रोसेसर्स देन नंबर 1 क्या है, हाउ मैनी यूज वर्ड प्रोसेसर्स ओनली। नंबर 2 क्या है जी, हाउ मैनी यूज इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। ठीक है, सोल्यूशन पहले का पहले में हमारे पास वो जो थे जितने हाउ मैनी यूज वर्ड प्रोसेसर्स ओनली। ठीक है, अब जो वर्ड प्रोसेसर्स ओनली जो यूज करेंगे ना वो हमारे पास आ जाएंगे वर्ड प्रोसेसर ओनली। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ये जो हो गई जी, पहले हमने वेन डायग्राम बना ली। ठीक है, एम 0 है, ई जो है उसको में उसने लिखा, डब्ल्यू है। ठीक है, ये 1 2 5 4 ये आ गए हैं जी जो उसके यूज़ करने वाले हैं प्रोसेसर को। ठीक है, और म्यूचुअल टाइपराइटर्स को, वर्ड प्रोसेसर को, सारों को। अब हम देखते हैं, let the number of typists using electronic typewriters E only be X and the number of typewriters using word processor W only be Y। ठीक है, अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि जो टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ X हैं और जो वर्ड को यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ Y हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइपराइटर यूजिंग E इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइपराइटर यूजिंग W। ठीक है,
तो 1 + 5 + 4 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू है जी टोटल नंबर ऑफ टाइप्स यूजिंग डब्ल्यू, 2 + 5 + 4 + सही है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5 6 और 4 10, और इस साइड पे हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 9 1 11, ठीक है। तो अगर हम ये जो इस साइड पे 11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 जमा एक्स इज इक्वल टू है जी 11 प्लस वाई, ठीक है। तो एक्स, ये जो वाई है ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक, और ये जो 10 है ये इधर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास यहाँ पे है, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। आल्सो टोटल नंबर ऑफ जो टाइपिस्ट हैं वो 21 है। तो इसलिए अगर हम इन सबको ऐड करेंगे 1 0 + x + y + 1 + 2 + 4 + 5 इज इक्वल टू 21 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब आएगा जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जी 21 माइनस 5 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 1 12, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 21 में से 12 हम माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी 2 बन जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। तो वो हम सॉल्व कैसे करेंगे जी, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जमा करते हैं तो x जमा x 2x हो जाएगा, ये माइनस वाई ये प्लस वाई ये दो कट जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 10। तो x आ गया जी हमारे पास 5। नहीं, क्यों? ऐड है तो। हाँ जी। तो अब हम जो x की कीमत है 5, वो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगर हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो जी x जमा वाई, ये हमारे पास क्या जी 9 है, तो x जमा 5 भी हमारे पास हो जाएगा 9 के, ठीक है। तो x, ये 5 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास रह जाएगा जी 4। ये x की वैल्यू पुट करनी है यार, सॉरी, ये हमने x की वैल्यू पुट की है। तो ये y, x की वैल्यू थी 5, ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये y वैसे रह जाएगा, ये जो 5 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो y आ जाएगा जी +4। ये देखिए,
तो नंबर ऑफ टाइप्स यूजिंग वर्ड प्रोसेसर यूजिंग ओनली इज y इज इक्वल टू 4। अब टू हाउ मेनी टाइप इज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। तो हमने देखना है कि कितने हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज करें। टाइपराइटर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। ठीक है, तो ई में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर यूज कर रहे हैं। तो 1 जमा 5 जमा 4 जमा x, तो ये हमने टोटल x की वैल्यू पुट कर दी 5, तो ये ऐड होके हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक्सरसाइज। इसमें क्या हमने करना है जी, वो कहता है इन स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव access to 3 software packages ABC। 20 did not use any software। 28 जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। 8 जो है वो ए यूज कर रहे हैं। जो 26 हैं वो बी पैक यूज कर रहे हैं। जो 7 हैं वो सी पैक यूज कर रहे हैं। और जो 10 यूज ऑल 3 पैकेज। 10 ऐसे लोग हैं जो हर एक पैक यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 13 हैं जो बोथ ए एंड बी यूज करते हैं। अब हमने क्या करना है जी, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ड्रा वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स न्यूमरेटेड एज far as possible। ठीक है, label the two subsets which cannot be enumerated as x and y in any order। ठीक है भाई, label the two subsets which cannot be enumerated as x and y in any order। ठीक है, टू क्या है फिर, twice as many students use package B as package A। write down a pair of simultaneous equations in x and y। ये हमने फाइंड करना है। दूसरी हिस्सा क्या है, सॉल्व द इज इक्वेशन टू फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक हो गया, पहले हम एक्स एंड फाइंड की इक्वेशन बनाएंगे, उनको फाइंड करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट यूज पैकेज सी, तो फिर आखिर में हम फाइंड करेंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पैकेज सी यूज किया। ठीक है, तो वेन डायग्राम विद ऑल सेट्स न्यूमरेटेड। ठीक है, अब हमने ए बी सी 3 पैकेज थे, वो 3 हमने सर्कल ड्रा किए। टोटल हमारे पास जो हैं लोग वो 100 है, तो हमने ये सॉफ्टवेयर बना ए बी सी 3 पैकेज बना लिए। और जो ए थे 8 लोग थे वो ए यूज़ कर रहे थे। 26 थे जो बी यूज़ कर रहे थे। और जो 7 थे वो सी पैकेज यूज़ कर रहे थे। अब जो 10 थे वो हर एक पैकेज यूज़ कर रहे थे। ये देखें, ये काम बना रहे हैं जो हर एक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले 10। और दूसरी चीज़ ये जो है ए और बी जो है उसमें वो 3 लोग हैं जो ए और बी को यूज़ कर रहे हैं, जो ए और बी दोनों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखे ना 10 तो वो यहाँ पे आगे ए बी यूज़ करने वाले, और बाकी जो 3 रह गए वो उसने यहाँ पे ए बी यूज़ करने के लिए लिख दिया हुआ है। ये जो 10 हैं वो सारे ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ए बी में भी ये 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर 3 रह जाते थे वो उसने ए बी में यहाँ पे लिख दिए। ये हमारी हो गई वेन डायग्राम। इफ ट्वाइस एज मैनी स्टूडेंट्स used package B as package A। write down a pair of simultaneous equations। ठीक हो गया, उसने कंडीशन लगा दी है कि जो स्टूडेंट पैकेज बी है ए से वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बल्कि डबल कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट पैकेज ए यूज़ कर रहे हैं ना उससे डबल हैं जो बी यूज़ कर रहे हैं। राइट डाउन है पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमने एक्स और वाई में इनकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब एक्स नंबर ए में है और वाई नंबर बी में है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग पैकेज बी, वो जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेज है उसके डबल है, इसलिए यहाँ पे ये 2 लग गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच यूज पैकेज बी एंड ए आर क्लियर फ्रॉम द डायग्राम गिवन अबव। डायग्राम से हम देखते हैं, तो ये लिखें जी, जो स्टूडेंट हमारे पास यूज कर रहे हैं पैकेज बी वो कौन कौन से हैं जी, वो 3 है, फिर 10 है, फिर 26 है और फिर वाई है। ये देखें, ये बी सर्कल में 3 चीज़ें आ रही हैं, 4, वो हमने नोट कर ली। अब ए की तरफ चलते हैं। ए में हमारे पास क्या है, 8 है, एक्स है, 3 है और 10 है। 8 है, एक्स है, 3 है और 10 है, ये 2 फार्मूले का आ गया। तो ये हमारे पास हो गया टोटल 29 6 प्लस 10 36 हो गया, प्लस 3 39 प्लस 5 हो गया। और ये 2 है, और ये हमारे पास 8 प्लस 3 11 हो गया, प्लस 10
21 प्लस एक्स, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 21 42 हो गया और 2 प्लस 2 एक्स हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं जी, y इज इक्वल टू है जी हमारे पास ये जो 39 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा y। और अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पे तो जी 39 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 42 प्लस 2x हो जाएगा और ये -39 आ जाएगा। ठीक, ये जी हो गया 42 में इससे 39 माइनस हुआ तो ये हमारे पास बच जाएगा 3 जमा 2x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1। इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू है जी 3। जैसे मर्जी लिख लें, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 होगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जी, 100 है। तो अब हम ऐड कर लेते हैं इन सबको, जो ऊपर हमारे पास हैं जी, ये हमारे पास आ गए जी 8 जमा 3 जमा ये उसके आगे हैं जी। अब हम देखने लगे दोनों के जो कॉमन है, ठीक है ना, उसमें 8 प्लस 3 प्लस 26 प्लस 10 आ गया। ठीक है, 7 प्लस 28 और एक्स वाई वो फिर आ गया। ठीक है, टोटल ये हमारे पास ऐड करेंगे तो ये 82 हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा। और अगर हम इसको ये जो 28 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो तो एक्स जमा 82 है ये 82, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 माइनस 82, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब जी वो कहता है तीसरे में था सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेम पहले की तरह जैसे हमने सॉल्व किया था। अब ये देखें जी वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 2x प्लस 3, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, दूसरे में x प्लस वाई इक्वल टू 28 आ रहा था, x प्लस वाई इक्वल टू 18 आ रहा था। तो अगर हम ये जो y की वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दें, x प्लस वाई की जगह पे हमने पुट कर देना है y की जगह पे हम पुट कर देंगे क्या जी 2x प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा 18 के इक्वल। तो अगर हम लिखें x जमा 2x जमा 3, ये हो जाएगा जी 18। 3x जमा 3, ये हो जाएगा जी फिर 18। ये x जमा 2x 3x हो गया ना। तो ये x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो भूल गया, ये 3x हो जाएगा और ये जो 3 है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 3, तो ये जी 3x आ गया हमारे पास 15 के बराबर, और x हमारे पास हो जाएगा जी 15 तकसीम 3, x हो गया जी 5। नेक्स्ट की वैल्यू फाइंड कर ली, ये आ गई 5, ये देखिए। अब अगर हम इसको पुट करते हैं जी इक्वेशन नंबर 1 में तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2x है जमा 3 है। तो जी हमने 2
वैसे रह जाएगा, एक्स की जगह पे हमने 5 पुट किया, जो उसकी वैल्यू है, जमा हो जाएगा जी 3। ठीक है, तो ये वाई जी हमारे पास 10, 2 × 5 ये 10 हो जाता है, जमा 3, तो वाई क्या आ गया जी, 10 × 3 13 हो गया। ये हमने वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, इसके बाद उसने क्या कहा था, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज पैकेज सी। अब हमने पैकेज सी फाइंड करना है स्टूडेंट्स का, कि वो कितने लोग हैं जो पैकेज सी यूज कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि सी में क्या क्या आ रहा है। सी में हमारे पास आ रहा है जी 10, एक्स वाई और 7। 10 एक्स वाई और 7, ठीक है। 10, 7 वाई और एक्स, इनको हमने 4 टर्म है वो सी में ऐड हो रही हैं, सारे सी में हैं। तो हमने लिखा एक्स जमा वाई जमा 10 जमा 7, वाई की वैल्यू 13 पुट की, एक्स की वैल्यू 5 पुट की, तो टोटल 35 हो गए। तो जो स्टूडेंट पैकेज सी यूज कर रहे हैं वो 35 हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आगे एक और क्वेश्चन दे रहा है, वो एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजिंग पैकेज सी। ओ ये तो हो गया। एग्जांपल है जी, यूजिंग डायग्राम टू शो द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल। कहता है सारे जो इंसान है वो मॉर्टल हैं, ज़ोउस इज नॉट मॉर्टल, और जो ज़ोउस है वो मॉर्टल नहीं है, ज़ोउस इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सारे इंसान ही मॉर्टल हैं, लेकिन ज़ोउस जो है वो मॉर्टल नहीं है क्योंकि वो इंसान नहीं है। ठीक, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। द premise all human beings are mortal is pictured by placing a disc labeled human being। ठीक है, ये हमने एक डिस्क बनाई जिसमें लिखा है ह्यूमन बीइंग, inside a disc labeled mortals we place the disc of human being inside the disc of mortals because there are things which are mortals but not human beings, so that the set of human being is subset of set of mortals। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है वो मॉर्टल्स का सबसेट है, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो मॉर्टल्स हैं, लेकिन जो सारे मॉर्टल्स हैं ना वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसलिए हमने एक बड़ा सर्कल ड्रा किया जिसमें मॉर्टल्स लिखा, वो सारे मॉर्टल्स हैं, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रा किया जो कि ह्यूमन बीइंग है। अब ह्यूमन बीइंग मॉर्टल्स में आ रहे हैं क्योंकि वो बड़ा सेट है, और जो ह्यूमन बीइंग वो छोटा सेट है मॉर्टल्स के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग मॉर्टल्स हैं, ऊपर उसने दिया है। लेकिन जो जो सारे मॉर्टल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी, क्योंकि ये देखें ज़ीरो से इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। द सेकंड प्रीमिस इज ज़ीरो से इज नॉट मॉर्टल। ठीक है, ज़ोस जो है वो मॉर्टल नहीं, कुड बी पिक्चर्ड बाय प्लेसिंग अ डॉट लेबल्ड ज़ोस आउटसाइड द डिस्क लेबल्ड मॉर्टल्स। अब हमने जोश जो है वो मॉर्टल में नहीं आता था, इसलिए इसको हमने एक डिस्क के बाहर ही कहीं ये डॉट लगाया जिसको जोस कहा, तो ये जोस है क्योंकि वो मॉर्टल नहीं है। ठीक है, आर्गुमेंट इज वैलिड। ठीक हो गया जी, आर्गुमेंट इज वैलिड है क्योंकि जो जोस है वो मॉर्टल नहीं है और जो इंसान है वो मॉर्टल है। ठीक हो गया। हाँ जी, उसने वैलिडिटी पूछी थी तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यूज अ डायग्राम टू शो द इनवैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर्गुमेंट। अब दूसरे एग्जांपल देने लगे, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, फरहान इज मॉर्टल, फरहान इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, फरहान जो है वो एक इंसान है और वो मॉर्टल है क्योंकि सारे इंसान जो है मॉर्टल है। अब हम सॉल्यूशन लेते हैं। ये जो है ना फरहान इज ह्यूमन बीइंग, ये हमारे पास कंक्लूजन है, ये देखिए ये देयरफॉर वाला। ठीक है, ये कंक्लूजन है। दो पहले आर्गुमेंट दिए हैं उसने, ये प्रीमिसेस, और ये फिर उसने कंक्लूजन दिया हुआ है देयरफॉर करके।
द फर्स्ट प्रीमिस इज ऑल ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल इज पिक्चर्ड एज, ठीक है, पहले हमने एक बड़ी डिस्क ली मॉर्टल की, उसके दरमियान एक छोटी डिस्क ह्यूमन बीइंग को रख दिया जो कि मॉर्टल है। सेकंड प्रीमिस क्या है, फरहान इज मॉर्टल, ठीक है, फरहान भी मॉर्टल है, उसको हमने उठाया तो जो मॉर्टल डिस्क है उसके अंदर ये पुट कर दिया, फरहान इनसाइड द मॉर्टल डिस्क इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू डिस्क, ठीक है, किसी में भी हो सकता है, वो बाहर मॉर्टल्स के अंदर आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो जी वो क्या कह रहा है, अब हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी मोटर्स में भी उसमें भी, तो आर्गुमेंट इज इनवैलिड। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास प्रीमिसेस जो हैं वो दोनों वैलिड हैं, सही हैं, और फरहान को हम कहीं भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके बने हैं, तो इसलिए इसका आर्गुमेंट इज इनवैलिड। रिजल्ट इसके दो आ रहे हैं, रिजल्ट एक ही आना चाहिए था। अब देखें, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास एग्जांपल, use a diagram to test the following argument for validity. No polynomial function have horizontal asymptotes. This function has a horizontal asymptotes. ठीक है, this function is not polynomial. तो कह रहा है पहला आर्गुमेंट है नो पॉलीनोमियल फंक्शन है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, एक चीज होगी, दिस फंक्शन है एज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, दूसरा जो उसने प्रीमिसेस दिया वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, तो कंक्लूजन क्या है जी, दिस फंक्शन इज नॉट पॉलीनोमियल। तो कंक्लूजन ये है कि ये जो फंक्शन है ये पॉलीनोमियल नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, the premises no polynomial function have horizontal asymptotes can be represented grammatically by two disjoint disks labeled polynomial function and functions with horizontal tangents। polynomial function है और दूसरा जो है फंक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है, ठीक है, तो सही है, दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं वैलिड हैं, पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकते हैं, फंक्शन विद हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लाइक कर रही हैं, इसलिए हमने इसको कह दिया कि आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है। ठीक, नेक्स्ट है जी, exercise use diagram to show that the following argument can have true premises and a false conclusion। चलो जी, अब उसने क्या है कि हमने प्रूव करना है कि जो या शो करना है जो हमारी प्रेमिसेस हैं वो ट्रू हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, हमने फिर जो ऑल डॉग्स आर कार्निवोर्स, ठीक है, जैक इज नॉट अ डॉग, और जो जैक है वो डॉग नहीं है, तो जैक इज नॉट कार्निवोर्स, ठीक है, फिर उसने कह दिया है कि जो सारे डॉग्स हैं वो कार्निवोर्स हैं और जैक जो है वो डॉग नहीं है, तो जैक इज नॉट कार्निवोर्स, ठीक है, जैक जो है वो कार्निवोर्स नहीं है। The premises all dogs are carnivores is pictured by placing a disc labeled dogs inside a disc labeled carnivores। सारे जो है कार्निवोर्स हैं उसके दरमियान एक छोटी डिस्क है डॉग्स की जो कि वो भी कार्निवोर्स हैं, जैसे ऊपर हमने इमोर्टल के दरमियान छोटी डिस्क रखी थी ह्यूमन बीइंग की। The second premise Jack is not a dog could be represented by placing a dot outside the disc labeled dogs or but inside the disc labeled carnivores to make the conclusion Jack is not carnivores false। ठीक है, अब अगर हम इसको जो कॉर्निवोर्स के ही जो डिस्क है उसमें अगर जैक को शो कर देंगे तो इसका मतलब है कि जैक इज कॉर्निवोर्स, तो जो कंक्लूजन था जैक इज नॉट कॉर्निवोर्स वो फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ये जो अंदर है
कॉर्निवोर्स डिस्क उसके अंदर ही जैक को शो किया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहता है हमें, इंडिकेट बाय ड्राइंग डायग्राम वेदर द आर्गुमेंट इज वैलिड और इनवैलिड। हमने शो करना है कि आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड। तो उसकी क्या है परमिसिव उसने दी दो, नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज गुड, ठीक है जी। किसी भी कॉलेज का जो कैफेटेरिया उसका खाना ठीक नहीं है, ये पहला परमिसिव है। दूसरे में कहता है नो गुड फूड इज वेस्टेड, तो कहता है जो अच्छा फूड है वो ज़ाया नहीं जाता, ठीक हो गया, ये भी ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है जी इसका, देयरफॉर नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज वेस्टेड। तो क्या कहते हैं जी, नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज वेस्टेड। तो अब हम देखते हैं कि अगर खाना अच्छा है तो फिर वेस्ट नहीं होता, लेकिन कॉलेजेस का खाना तो किसी भी का जो कैफेटेरिया है वो सही नहीं है। तो ये कंक्लूजन हम देखते हैं इसका फॉल्स होगा कि ट्रू होगा। ठीक है, द प्रेमिस नो कॉलेज फूड इज गुड, तो could be represented by two disjoint discs shown below। एक ये है कॉलेज कैफेटेरिया फूड, हमने एक डिस्क बनाई, दूसरी डिस्क बनाई गुड फूड की, ठीक है। द नेक्स्ट इज नो गुड फूड इज वेस्टेड, इंट्रोड्यूसेस अनदर डिस्क लेबल्ड वेस्टेड फूड, ठीक है। अब हमने एक और वेस्टेड फूड की जो टर्म है, एक जो प्रेमिसेस है वो एक और लेबल के जरिए हमने डिस्क के जरिए बना ली, उसको भी हम साथ में कैफेटेरिया के फूड के साथ वो ज्वाइंट है, ठीक है। तो गुड डिस्क another disk labeled wasted food, but that does not overlap the disk labeled good food, but may intersect with the disk labeled college cafeteria food। सही हो गया। तो ये जो है कॉलेज फूड जो है वही वेस्ट होगा, क्योंकि वो कॉलेज कैफेटेरिया का खाना अच्छा नहीं था, तो इसने इसके साथ वो लैप किया, आर्गुमेंट इज इनवैलिड, क्योंकि कॉलेज का जो खाना है वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा सही नहीं आया, नो कॉलेज कैफेटेरिया फूड इज वेस्टेड। हालांकि अच्छा खाना जो था वो वेस्ट नहीं होना था। अब कॉलेज का खाना अच्छा नहीं है तो लोग तो उसको छोड़ देते होंगे, वो वेस्ट हो जाता होगा, कोई आधा खा के छोड़ देता होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो कंक्लूजन है ये सही नहीं है। अगर कंक्लूजन सही नहीं है तो आर्गुमेंट इज इनवैलिड, ठीक है। ये इसमें बता दिया हमें। आगे क्या है जी हमारे पास, पार्टीशन ऑफ अ सेट। A set may be divided into its disjoint subsets. Such division is called a partition, ठीक है। सेट को उसके डिसजॉइंट सबसेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम कहेंगे जी पार्टीशन। मोर प्रिसाइजली अगर हम इसको और डिफाइन करें, पार्टीशन ऑफ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट ए इज इक्वल टू उनका जो ए वन यूनियन ए टू यूनियन अप टू ए एन, ठीक है, उनका यूनियन होगा, ठीक है। और क्या कहता है, ए वन ए टू आर म्यूचुअली डिसजॉइंट और पेयर वाइज डिसजॉइंट। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सेट जो होगा उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। जो उसके सबसेट होंगे वो सारे अलग अलग होंगे, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी, और वो एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसी चीज को ये शो कर रहा है कि अगर हम इन सब का लेंगे इंटरसेक्शन तो वो खाली सेट आएगा, फाई सेट आएगा। ये उसकी पार्टीशन ऑफ ए सेट। देखिए अगर कोई उस सेट को हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क से या ओवल से, एलिप्स से, किसी किसी से भी, तो ये देखें उसके जो पार्टीशन की हमने चार हिस्सों में की हुई है, A1 A2 A3 A4, तो कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो ये है पार्टीशन, अगर इसमें कुछ भी कॉमन आ जाता है तो वो
पार्टीशन नहीं होगी वो, फिर हमारे पास एरर आ जाएगी। तो पावर सेट क्या है? ए पावर सेट ऑफ हिज सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है कि अगर कोई भी सेट है जो उसके सब सेट बनेंगे ना, उन सब सेट्स का जो सेट बनेगा वो पावर सेट होगा। ठीक है ना? द पावर सेट ऑफ ए सेट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ये देखें, लेट्स सपोज ए अगर मेरे पास 1 और 2 है, तो जो पावर सेट होगा इसका वो होगा, पहले 5 सेट होता है जब हम सबसेट बनाते हैं, फिर वो 1 एक एलिमेंट लेता है अलग, फिर उसने दूसरे वाला लिया और आखिर में उसने दोनों लिए। इन सब का जो ये जो इसके सब सेट थे, इन सब का जो बनेगा ना फाइनल सेट, वो पावर सेट कहलाएगा। ये पावर सेट है जिसमें ए के सारे सबसेट इंक्लूडेड है। रिमार्क में क्या कहता है? इफ ए हैज एन एन एलिमेंट देन पावर सेट हैज 2 raised to power n एलिमेंट्स। ये फार्मूला है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। आप यहाँ पे देखें, हमारे पास ए में 2 एलिमेंट्स थे, तो 2 raised to power 2 raised to power हमारे पास 2 हो गई, तो 2 raised to power 2 होता है 4। तो हमारे पास इस पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 4। 1, 2, 3 और 4, ये 4 आ गए। ठीक है, आगे क्या कहता है एक्सरसाइज में? फाइंड पावर सेट ऑफ 5। बी में क्या कहता है? पावर सेट ऑफ 5। सी में क्या कह रहा है? पावर सेट करें, फिर पावर जो 5 का पावर सेट फाइंड किया था उसका पावर सेट फाइंड किया था, फिर उसका पावर सेट फाइंड किया था। ठीक है, पहले हम एक में 5 का पावर सेट फाइंड करते हैं और दूसरे में चला जाता है तो वो उसका अगेन पावर सेट फाइंड करना चाहता है। सी में जो हमने दूसरे का दोबारा लिया था उसका फिर से दोबारा लेना चाहता है। चलें अब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। सिंस 5 contains no element, therefore p of power set of 5 will contain, इसमें एक एलिमेंट होगा। 2 raised to power 0 = 1 होता है तो एक एलिमेंट होगा। ठीक है, और वो है खाली सेट। ये देखिए, ये देखें जी, p ऑफ 5 फाइंड करना था। ठीक है, ये इसको हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास 5 सेट होता है, फर्ज करें ए इज इक्वल टू, हमारे पास 5 सेट है, तो ए में खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो बल्कि ए से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे इसको, हम 5 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारे पास सेट जो था वो 5 था। 5 सेट है हमारे पास। फाइव सेट है, तो पावर सेट ऑफ 5 सेट का हम लेंगे तो हमारे पास इसमें एक ही एलिमेंट है 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, अब अगर हमने इसका पावर सेट का 5 का, अगर हमने अब 5 फिर से पावर सेट फाइंड करना है जो कि बी में था, तो बी को अगर हम इसका लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा P5 contains one element namely therefore P will contains 2 raised to power 1। तो इसमें हमारे पास जो आ जाएंगे वो 2 सबसेट आ जाएंगे, इसमें 2 एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसका अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जी पहली बार तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, और दूसरे में आ जाएगा जी ये हमारे पास 5 का अगेन, क्योंकि पहले में खाली सेट आना होता है। तो अब सी में क्या कहता है? इसका अगेन फाइंड करें, पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ 5। ठीक है, अब हमने इसका पावर सेट फाइंड करना है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 और 2। तो अगर हम देखें 2 की पावर 2, तो ये हमारे पास 4 हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 की पावर n होगा। अगर ये हमारे पास 2 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 2 raised to power 2 4 हो जाता है। तो अब हमने जब इसका लेना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी? पहले हमारे पास आ जाएगा 5 सेट, ये वाला, फिर हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, इसका पहले हमारे पास खाली आ गया,
फिर ये आ गया। अब ये जो है इसका हमने लेना है जी, ये आ गया। ठीक है, अब हमने जी अगला सबसेट, इसमें ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा। तो इसका ये हो जाएगा 5, और साथ में ये जो दूसरा मेंबर था वो भी आ जाएगा। तो इस तरह इसके 4 हो जाएंगे एलिमेंट्स जो इसमें शामिल होंगे। 1, 2, 3 और ये 4। ये देखें, तो ये पावर सेट जो आएगा ये इसमें 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये हम आज का लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं, और ये हमारा चैप्टर भी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया है। ये अगले चैप्टर लेक्चर में करेंगे हम।